नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरीजा स्टडी.9 पे। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में खिलजी वंश को कंप्लीट समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश को कंप्लीट समझा और देखा कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक जो महमूद गोरी का गुलाम था उसने की थी। इस गुलाम वंश में जो प्रमुख शासक हुए वो हुए 3 या 4, ठीक है। 3 शासक जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, तथा एक महिला शासक यानी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। ये 4 जो शासनकर्ता थे दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए थे। इसके बाद जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था बलबन के बाद शमसुद्दीन कैमूर्स, ठीक है, यानी शक्तिशाली शासक बलबन के बाद शमसुद्दीन कैमूर्स जो गुलाम वंश का कमजोर शासक साबित हुआ, उसकी हत्या खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करके एक नए वंश की स्थापना कर दी, खिलजी वंश। खिलजी वंश, ये खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलेगा, ठीक है। 1290 से 1320 तक रहेगा खिलजी वंश। यानी खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखी, ठीक है। 1290 से 1320 तक कंप्लीट खिलजी वंश दिल्ली की गद्दी पर शासन करेगा। यानी जिस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठे उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आयु कितनी थी? 70 वर्ष। यानी वृद्ध अवस्था होने के कारण इन्होंने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के निकट किलोखरी नामक स्थान पर करवाया। किलोखरी, ठीक है। किलोखरी में जो दिल्ली के नजदीक एक जगह थी वहां पर अपना राज्याभिषेक करवाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब? 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके। जिस समय ये गद्दी पर बैठे उस समय 70 वर्ष इनकी आयु थी। और इतिहास का ये क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया भी है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक था जिसने सबसे वृद्ध अवस्था में शासन की कमान संभाली थी? वो कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये ज्यादा वृद्ध होने के कारण यानी इस उम्र में इन्होंने शांति प्रिय शासन करना चाहा। शांति प्रिय शासन करने के कारण इन्होंने अपना राज्याभिषेक किलोखरी में करवाया और ये अपनी शासन व्यवस्था कंप्लीट अपने जो नीचे के अधिकारी थे इसके यानी इसके राज दरबार में अन्य अधिकारियों की सलाह पे यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने शासन को अपने सलाहकारों की सहायता से चलाते थे, ठीक है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो सबसे नजदीकी सलाहकार था या फिर जो इसके सबसे नजदीक जो व्यक्ति था वो कौन था? इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और इस खिलजी वंश में सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कंप्लीट जो खिलजी वंश है वो किस पर टिका है? अलाउद्दीन खिलजी पे। यानी खिलजी वंश को पढ़ें और अलाउद्दीन खिलजी को ना पढ़ें ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो खिलजी वंश का प्रमुख अंग है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की आयु में। यानी इतिहास में सल्तनत काल का सबसे वृद्ध शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने वृद्धावस्था में शासन की बागडोर संभाली थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? किलोखरी को। और अपना राज्याभिषेक भी कहां पर करवाया? किलोखरी में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने शासन को अपने सलाहकारों के सहारे से चलाता था या सलाहकारों की सलाह पर अपने शासन को संभालता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक होगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे को यानी अलाउद्दीन खिलजी को अपनी औलाद की तरह रखता था। यानी अपनी संतान की तरह अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण किया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पिता शहाबुद्दीन खिलजी
की अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के पिता कौन थे? शहाबुद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन छोटे होते हैं यानी छोटी ही उम्र में होते हैं, उसी समय शहाबुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। बाद में इनका पालन पोषण कौन करते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो अपनी संतान की तरह रखते हैं किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, इस अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय अभियान के लिए भेजा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय में सबसे पहला जो आक्रमण किया वो किया देवगिरी पर। देवगिरी पर, ठीक है, देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और यहां का शासक कौन था उस समय? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, रामचंद्र देव तथा कुछ अन्य जगहों पर आक्रमण करने के कारण, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर जिस समय आक्रमण किया उस समय अलाउद्दीन खिलजी को अपार मात्रा में धन संपदा प्राप्त हुई। ठीक है, अपार मात्रा में धन प्राप्त होने के कारण इसने यह सोचा अलाउद्दीन खिलजी ने कि क्यों नहीं ये धन अपने पास रख लिया जाए और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यानी अपने चाचा को न दिया जाए ताकि स्वयं शासक बन सके। इसने यह धन अपने पास रख लिया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कुछ ही मात्रा में धन दिया। उसके बाद अपने शासक बनने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी अपने चाचा जान को बेजान बना दिया। ठीक है, षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी या इसको मार दिया। उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार करके 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कंप्लीट जानकारी, यानी जो खिलजी वंश है ये कंप्लीट टिका हुआ है किस पर? अलाउद्दीन खिलजी पर। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जीवन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया। ठीक है, 1296 से 1316 तक शासन किया। इन 20 वर्षों के काल में, यानी इन 20 वर्ष के शासन में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे ऐसे कृत्य किए, यानी ऐसे ऐसे कार्य किए राजत्व में या राजकार्यों में, ऐसे कार्य किए इसने कि सभी आने वाले, इसके बाद के सभी आने वाले शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी के नियमों का अनुसरण किया। ठीक है, जो बाजार प्रणाली है, आज जो मार्केट सिस्टम है, इसके जन्मदाता किसको माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जिस समय गद्दी पर बैठा, यानी अपने चाचा को मार करके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर शासन शुरू किया, तो इसने षड्यंत्र के द्वारा अपने चाचा को मारा था। यानी अपने चाचा को मारने के कारण जो राज दरबार के लोग थे वो तथा बाकी की जो जनता थी वो अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में थी। ठीक है, यानी जिस समय अलाउद्दीन खिलजी शासन करने के लिए गद्दी पर बैठा, उस समय जो राज कार्य की या राज दरबार की जो हवाएं थी वो क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में। ठीक है, विरोध में होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कई बार विद्रोह हुए। ठीक है, कई बार विद्रोह हुए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोह का अध्ययन किया, यानी जो बार बार विद्रोह हो रहे हैं वो कर कौन रहा है और इनको दबाया किस प्रकार जाएगा। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासन पर बैठते ही अलाउद्दीन के दरबार में तथा जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और इन विद्रोह का जब अलाउद्दीन खिलजी ने अध्ययन किया तो पता चला कि तुर्की के जो अमीर हैं, तुर्की के अमीर लोग जो अलाउद्दीन के दरबार में तथा अलाउद्दीन के शासन, जो शासित जनता है उसमें रहते हैं, वो बार बार विद्रोह कर रहे हैं अलाउद्दीन को गद्दी से हटाने का। तो इनको, यानी तुर्की के जो अमीर वर्ग के लोग थे जो रहते थे कहां पर? अलाउद्दीन के दरबार में तथा अलाउद्दीन के साम्राज्य में, उनको दबाने के लिए अलाउद्दीन ने सबसे पहले 4 अध्यादेश जारी किए। 4 अध्यादेश जारी किए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को चलाने के लिए या अपने शासन में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। ठीक है, इसके समय में 4 ही विद्रोह हुए थे और उन 4 विद्रोह को दबाने के लिए इसने 4 अध्यादेश जारी किए।
सबसे पहला जो अध्यादेश था, पहला अध्यादेश ये क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी भूमि का टुकड़ा या जितनी भी भूमि अमीर वर्ग के लोगों को पेंशन के रूप में तथा उपहार के रूप में, पेंशन, उपहार व दान के रूप में दी उस कंप्लीट भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी प्रथम अध्यादेश में अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूमि अमीर वर्ग के लोगों को यानी राज दरबार के लोगों को पेंशन, उपहार तथा दान के रूप में दी थी, उस पर सरकार का अधिकार कर दिया, यानी अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, जो भी व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड मिलेगा। ठीक है, यानी अमीर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा विद्रोह करते हैं शासन का, तो इसने सोचा कि क्यों न उन अमीर वर्ग के लोगों की अमीरी को छीन लिया जाए या उनके जो सोर्स हैं अमीर बनने के उनको खत्म कर दिया जाए, तो वो मेरा विद्रोह नहीं करेंगे। तो सबसे पहला अध्यादेश जारी किया कि अमीर वर्ग के लोगों को जो भी भूमि पेंशन, उपहार तथा दान के रूप में दी गई है उस पर सरकार का नियंत्रण कर दिया। दूसरा अध्यादेश क्या था? दूसरे अध्यादेश में इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया, गुप्तचर विभाग बनाया और उसको जनता के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, दूसरे अध्यादेश में गुप्तचर विभाग का गठन किया गया और उसको जनता के अंदर लाया गया और वे गुप्तचर जनता में होने वाली पल पल की खबर राज दरबार में पहुंचाते रहते थे। यानी सभी में बैठना उठना होता था, गुप्तचर जो बने हुए थे वो सभी लोगों में उठते बैठते थे और जो भी सूचना मिलती राज दरबार के खिलाफ या अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जो भी योजना बनती उसकी सूचना दे देते अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, दूसरा अध्यादेश में क्या था? गुप्तचर विभाग का गठन। तीसरे अध्यादेश में अपने शासन में या अपने साम्राज्य में, कंप्लीट साम्राज्य में, अलाउद्दीन ने तीसरे अध्यादेश में अपने कंप्लीट साम्राज्य में जुआ खेलना, शराब पीना तथा भांग पीना, ठीक है, जो मादक जो भी पदार्थ थे, जुआ खेलना, शराब पीना तथा मादक पदार्थों का निषेध कर दिया या अपने दरबार में ये सब चीजें खाना पीना बंद करवा दिया। ठीक है, जुआ खेलने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि लोग शराब पीकर तथा अन्य कुछ कार्य करके, मदिरा का सेवन करके राज दरबार के लोगों का विरोध करते थे। ठीक है, अलाउद्दीन का विरोध करने वाले लोग शराब पीते थे तथा जुआ खेलते थे और अन्य कई नशों का सेवन करके वे राज दरबार के खिलाफ बातों को फैलाते थे। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने तीसरे अध्यादेश में जुआ खेलना, शराब पीना तथा भांग पीना को अपने साम्राज्य में बंद करवा दिया। चौथा अध्यादेश क्या था? चौथे अध्यादेश में अलाउद्दीन खिलजी ने सभी अमीर वर्ग के लोगों का आपसी मेलजोल तथा अमीर घराने के लोगों का विवाह संबंध, ठीक है, अमीर वर्ग के लोगों का आपसी मेलजोल, विवाह संबंध तथा सार्वजनिक सभा, अमीरों की सार्वजनिक सभा पर बैन लगा दिया। ठीक है, चौथे अध्यादेश में अमीर वर्ग के लोगों का आपसी मेलजोल, जो अमीर वर्ग के लोग छोटी छोटी या बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे, वो उनके आपसी विवाह संबंध, उनके आपस में विवाह होने बंद कर दिए तथा सार्वजनिक सभा, जो अमीर वर्ग के लोग शासन के खिलाफ सार्वजनिक सभा करते थे, उनको बंद कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी सबसे पहला स्टेप 1296 में गद्दी पर बैठते ही अपने सम्य विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश में जो भूमि अमीर वर्ग के लोगों को पेंशन, उपहार तथा दान के रूप में दी गई थी उस पर सरकार का नियंत्रण कर दिया।
दूसरे अध्यादेश में गुप्तचर विभाग का गठन किया गया तथा गुप्तचर लोगों को जनता के बीच छोड़ दिया गया और वो पल पल की खबर किसको देते थे? अलाउद्दीन खिलजी को। तीसरे अध्यादेश में अपने साम्राज्य में जुआ खेलने पर, शराब पीने पर तथा भांग पीने और मादक पदार्थों का सेवन करने पर बैन लगा दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथे अध्यादेश में जो अमीर वर्ग के लोग थे अलाउद्दीन खिलजी का विरोध करने वाले, उनके यानी अमीर वर्ग के लोगों का आपसी में मेलजोल, विवाह संबंध तथा सार्वजनिक सभा पर रोक लगा दी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, प्रथम स्टेप था ये अलाउद्दीन खिलजी का अपने शासन को चलाने में। अब देखिए राजत्व का नियम, अलाउद्दीन का राजत्व का नियम। इससे पहले यानी खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी शासक आए वो खलीफा से यानी बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी या सुल्तान पद की स्वीकृति या अन्य पदों की स्वीकृति लेते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी शासक आए वो खलीफा से, यानी खलीफा कौन था? इस्लाम धर्म में राजनीतिक तथा धार्मिक सलाह देने वाला गुरु। ठीक है, जिस प्रकार हिंदू धर्म में धर्म गुरु होते हैं और जैन धर्म में धर्म गुरुओं को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में जो धर्म गुरु है उसको क्या कहा जाता है? खलीफा। ठीक है, उस समय खलीफा जो भी शासक नया बनता किसी साम्राज्य का, वो खलीफा से शासन की शुरुआत की स्वीकृति लेकर आता था। यानी खलीफा की आज्ञा के बिना वह शासन नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय खलीफा धर्मगुरु और राजनीतिक गुरु बन चुके थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के महत्व को नकार दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व के नियमों में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के शासन यानी इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप शासन नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व के नियमों में, यानी अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सबसे पहला नियम क्या था? यानी शासन का सबसे पहला नियम क्या था? इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप शासन नहीं किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का यह मानना था कि धर्म अलग है और शासन अलग है। ठीक है, शासन अलग धर्म अलग। इस प्रकार इस्लाम धर्म का हस्तक्षेप नहीं होने दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने खलीफा का जो खलीफा का पद था उस समय, उस खलीफा की कोई बात नहीं मानी या खलीफा से कोई भी पद की स्वीकृति प्रदान नहीं की। इसने यह माना कि जनता के लिए मैं शासक हूं यानी राजा हूं और जनता मुझे राजा माने, बस इतना ही बहुत है। मुझे कोई और उपाधि धारण करने की आवश्यकता नहीं है या खलीफा से मुझे कोई भी पद की स्वीकृति नहीं चाहिए। इसने शासन को अलग रखा और धर्म को अलग रखा। ठीक है, यानी शासन में धर्म का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप शासन नहीं किया। ठीक है, अब आगे देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने स्वयं का एक धर्म अपनाना चाहा। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी खुद का एक धर्म स्थापित करना चाहता था। कौन सा? विश्व विजेता। विश्व विजेता। ठीक है, विश्व विजेता धर्म स्थापित करना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता नामक एक नए धर्म की स्थापना करने का मन में विचार लिया और इस विचार को इसके दोस्तों ने तथा दिल्ली के कोतवाल कौन था उस समय का? पुलिस अधिकारी। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने एक विश्व विजेता नामक नए धर्म की स्थापना करने का विचार बनाया। इस विचार को इसके कुछ मित्रों ने तथा इसके कुछ जो दिल्ली के सलाहकार थे और एक दिल्ली का इसका मित्र था या दोस्त था, कौन? कोतवाल, जो पुलिस अधिकारी था, उसके समझाने पर इसने एक नए धर्म की स्थापना नहीं की। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप शासन नहीं करता था। यह मानता था कि धर्म अलग है और शासन अलग है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए धर्म की स्थापना करना चाहा। कौन सा? विश्व विजेता धर्म। और इसने इसी धर्म के अनुरूप अपने आप एक उपाधि धारण की थी
सिकंदर ए सानी की, सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप शासन नहीं चलाता था और ये अपना स्वयं का धर्म स्थापित करना चाहता था, विश्व विजेता धर्म। और इसने विश्व विजेता के अनुसार यानी सिकंदर के अनुसार सपना देखा विश्व को जीतने का और अपने आप एक उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी की, जिसका अर्थ क्या है? द्वितीय सिकंदर यानी दूसरा सिकंदर। ठीक है, इसने खलीफा से कोई भी पद की स्वीकृति प्राप्त नहीं की, यानी खलीफा के महत्व को इसने ठुकरा दिया था। यह था अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का नियम। अब आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था में अगला पॉइंट कौन सा है? कर या राजस्व संबंधी शासन व्यवस्था। कर या राजस्व संबंधी शासन व्यवस्था यानी किसी भी राज्य के या किसी भी क्षेत्र के शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए यह देखा जाता है कि सरकार उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर कितना टैक्स लगाती है। ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र के लोगों से सरकार कितना टैक्स या कितना राजस्व या कितना कर वसूल करती है। सिकंदर ए सानी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय कई बार मंगोलों ने आक्रमण किए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय कई बार मंगोलों ने आक्रमण किए थे। उन आक्रमणों को रोकने के लिए तथा शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कर वृद्धि कर दी थी। ठीक है, करों में वृद्धि कर दी यानी करों को बढ़ा दिया था, राजस्व को बढ़ा दिया था अपने शासन में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा कर को बढ़ा दिया यानी अमीरों पर भी टैक्स लागू कर दिया था ताकि वे गरीब हो जाएं या उनके पास अमीरी के गुण ना रहे ताकि वो मेरा विरोध न कर सके। ठीक है, राजघराने को यानी राजकोष को भरने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सभी करों में वृद्धि कर दी थी। इसने उपज पर लगने वाले कर में 2 गुना बढ़ोतरी कर दी यानी आधा भाग 1/2 भाग। ठीक है, इसने उपज पर 1/2 भाग कर लगा दिया यानी उपज का आधा भाग ले लिया गया किसानों से या जमींदारों से। 1/2 यानी आधा भाग लिया जाता था कुल उपज का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज पर लगने वाला कर जिसको 1/2 यानी आधा भाग कर दिया। इसने खम्स क्या होता है? लूट का धन। लूट का धन, लूट के धन में 75% हिस्सा कर लिया सुल्तान का। ठीक है, यानी जो खम्स है लूट का धन, कोई भी आक्रमणकारी लूट करके धन लेकर आता है उसमें 75% हिस्सा किसका होगा? सुल्तान का यानी अलाउद्दीन खिलजी का। इसने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए 2 नए कर लागू कर दिए थे। 2 नए कर लागू कर दिए थे। कौन कौन से? गड्डी कर तथा चराई कर। गड्डी कर कौन सा? जो कर घरों और झोपड़ी पर लगता था। ठीक है, झोपड़ी में और घरों में रहने वाले लोगों पर कर लगता था। कौन सा? गड्डी कर। चराई कर, जो व्यक्ति अपने पशुओं को चरा कर लेके आता यानी अपने पशुओं को चराई के लिए जिस स्थान पर लेकर जाता उस क्षेत्र पर लगने वाला कर। ठीक है, यानी पशुओं को चराएगा तो उसको कर देना पड़ेगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने तथा मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए अपने राजकोष को भरना चाहा और उसने कर में यानी सभी करों में, सभी टैक्स में वृद्धि कर दी और इसने उपज का आधा भाग लेना शुरू कर दिया।
ठीक है। खम्स, जो व्यक्ति लूट का धन लेकर आता है या लूट करके कोई धन लेकर आता, उसका 75% हिस्सा किसको देना पड़ता? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में यानी अपने साम्राज्य में 2 नए कर लागू कर दिए। गड्डी कर, जो घरों और झोपड़ियों पर लगता था, यानी घर में रहने का भी टैक्स लगता था, और चराई कर, यानी जो व्यक्ति अपने पशुओं को जिस क्षेत्र में चराई करवा के लेकर आता उस पर भी कर लिया जाता था। ठीक है, ये है अलाउद्दीन खिलजी का कर या राजस्व संबंधी शासन व्यवस्था का नियम या शासन व्यवस्था की जानकारी। अगला शासन व्यवस्था से संबंधित पॉइंट कौन सा है? सैनिक सुधार। सैनिक सुधार या सेना संबंधी शासन व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी के कंप्लीट खिलजी वंश को यानी खिलजी वंश को कंप्लीट पढ़ने के लिए हमें पॉइंटों में पढ़ना आवश्यक है ताकि ये अच्छे से समझ में आए। यानी खिलजी वंश के कंप्लीट पॉइंटों को, शासन व्यवस्था के पॉइंटों को हम समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था से संबंधित अगला टॉपिक या अगला पॉइंट कौन सा है? सैनिक सुधार या सेना संबंधी शासन व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यानी इससे पहले किसी भी राजा ने परमानेंट सैनिकों की भर्ती नहीं की थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना की शुरुआत की। स्थायी सेना की शुरुआत की यानी इससे पहले कोई भी राजा का युद्ध होता तो वो तुरंत सेना की भर्ती करता और उनको वेतन भत्ते देकर वापस भेज देता था। ठीक है, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि इसके समय में मंगोलों के आक्रमण होते थे बार बार, यानी इसके कंप्लीट जीवन में ये जब तक जीवित रहा उस समय तक 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किए थे। ठीक है, उन आक्रमणों को दबाने के लिए और अपने राज्य में होने वाले विद्रोहों को दबाने के लिए इसने सबसे पहले इतिहास में स्थायी सेना की शुरुआत की। ठीक है, स्थायी सेना तथा इसको नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की शुरुआत की तथा इनको नगद वेतन देने की प्रथा को शुरू किया। यानी इससे पहले सैनिकों को उनके सैनिक कार्य के बदले भूमि दी जाती थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से पहले इतिहास में सभी शासक जो भी सैनिक रखते थे या सैनिकों की भर्ती करते थे वो परमानेंट नहीं करते थे या स्थायी सेना नहीं रखते थे, और उन सैनिकों को युद्ध के समय भर्ती किया जाता तथा उनको उनका जो वेतन बनता या भूमि का टुकड़ा देकर के उनको वापस भेज दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना की शुरुआत की, यानी स्थायी सेना रखनी शुरू की और इन सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया। इससे पहले के जो शासक थे वो सभी सैनिकों को के सैनिक कार्यों के बदले भूमि के टुकड़े देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। आगे देखिए, सैनिक संबंधी बातों में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई। हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी आज भी जब कोई व्यक्ति खो जाता है तो जो पर्चे लगाए जाते हैं गुमशुदा की तलाश, उसमें लिखा होता है कि हाइट इतनी, रंग ये और किस प्रकार की उसकी बॉडी की बनावट है वो कंप्लीट लिखा जाता है। इस प्रकार जो हुलिया लिखने की प्रथा है, यानी सैनिक अगर खो भी जाए या कोई और सेना का व्यक्ति अलाउद्दीन की सेना में शामिल हो जाए तो उसको पहचाना कैसे जाएगा? तो सैनिकों का हुलिया लिखने यानी स्केच बनाने की जो प्रथा चलाई थी वो किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आज भी जब सेना की भर्ती होती है तो उनके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उनकी फोटो खींची जाती है। ठीक है, उस प्रकार इसी प्रकार जो उस समय अलाउद्दीन खिलजी था उसने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक संबंधी सुधार क्या क्या किए? स्थायी सेना रखनी शुरू की, नगद वेतन देना शुरू किया और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी। अब देखते हैं आगे थी घोड़ा
दागने की प्रथा भी चलाई थी। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी अपनी सेना के घोड़ों को पहचाना कैसे जाए, उन पर कोई ना कोई निशान बना दिया जाता था उस समय, ताकि सेना के घोड़ों को अच्छी तरह से पहचाना जा सके, ताकि कोई सेना का घोड़ा चुरा न सके और कोई और व्यक्ति का घोड़ा सेना में शामिल न किया जा सके। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया था। ठीक है। शासन व्यवस्था से संबंधित अगला टॉपिक क्या है, या अगला पॉइंट है बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी को फाउंडर माना जाता है, यानी संस्थापक माना जाता है बाजार व्यवस्था या मार्केट सिस्टम का। ठीक है। मार्केट सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। क्योंकि इसने बाजार व्यवस्था से संबंधित अनेक कानून चलाए जो आज भी वर्तमान समय में भी मौजूद हैं या बाजारों में लागू होते हैं। सबसे पहले इसने मूल्य शिथिल करने का कानून पारित किया। ठीक है। बाजार व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले मूल्य स्थिर करने का कानून पारित किया। यानी बाजार व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले मूल्य स्थिर करने का कानून पारित किया। ठीक है। इसने अपने शासन में यानी 20 वर्षों के शासनकाल में मूल्य को बढ़ने नहीं दिया, यानी वस्तुओं के मूल्य को शिथिल रूप दे दिया। जो मूल्य है, यानी जो मूल्य अलाउद्दीन खिलजी ने जिस वस्तु का निर्धारित कर दिया, उस मूल्य को बढ़ाया नहीं जा सकता था। ठीक है। और इसने मूल्य नियंत्रण के कानूनों को सख्ती से लागू किया। ठीक है। सबसे पहले बाजार व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य को शिथिल करने का कानून लागू किया। यानी कोई भी वस्तु का मूल्य सरकार ने जो निर्धारित कर दिया उसको बढ़ाया नहीं गया। यानी 20 वर्षों के शासनकाल में किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ा, वो शिथिल रूप दे दिया। ठीक है। इसने बाजार जो व्यवस्था है वो लागू किस लिए की? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत अपने सैनिकों के लिए की थी। ठीक है। जिस प्रकार आज भी भारत में सैनिकों के लिए क्या है? फौजियों की कैंटीन। ठीक है। उसी प्रकार एक कैंटीन की पहली शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी बाजार व्यवस्था, बाजार स्थापित किए थे अपनी सेना में भर्ती हुए सैनिकों के लिए, ताकि उनको उचित मूल्य में कोई वस्तु मिल सके। और जब इन वस्तुओं का मूल्य शिथिल हो जाएगा, यानी हमेशा के लिए एक ही रेट पर कोई वस्तु मिलेगी, तो सैनिक क्या है? अपने वेतन बढ़ाने के लिए कोई आग्रह नहीं करेंगे या वेतन बढ़ाने के लिए सरकार को नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बाजार व्यवस्था की शुरुआत की। किसके लिए? सैनिकों के लिए। धीरे धीरे ये बाजार आम जनता के लिए भी स्थापित होने लगे और सभी बाजार में, यानी अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते थे, उनमें सभी में मूल्य को शिथिल कर दिया गया। और इस शिथिल मूल्य को सख्ती से लागू करने के लिए, यानी मूल्य नियंत्रण के कानूनों को सख्ती से लागू किया गया। ठीक है। इसने कुछ अधिकारी छोड़ दिए अपने बाजारों में, जो देखते रहते थे कि कोई मापतोल में गड़बड़ ना करे। मापतोल में होने वाली बेईमानियों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो व्यक्ति मापतोल में बेईमानी करता, उसका मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था। ठीक है। यानी जिस व्यक्ति ने कोई भी चीज के मापतोल में जितनी गड़बड़ की है, उसके बराबर उसके मांस के टुकड़े काट लिए जाते थे शरीर से। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी को बाजार व्यवस्था का या मार्केट सिस्टम का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए। सबसे पहले इसने खाद्यान्नों के लिए मंडी बनाई, जो आज भी होती है। ठीक है। अनाज से संबंधित माल के लिए मंडियों का निर्माण करवाया, तथा वस्तुओं के जो दैनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, यानी दैनिक वस्तुओं का दैनिक उपयोग की
दैनिक उपयोग की वस्तुओं का अलग बाजार बनवाया, खाद्यान्नों के लिए मंडियां अलग बनाई तथा कपड़ों के लिए अलग बाजारों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसको बोला जाता, कपड़ों की जो बाजार थे उनको क्या कहा जाता था? सराय ए अदल, सराय ए अदल यानी कपड़ों का बाजार। ठीक है, और मंडी को क्या कहा जाता? सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। ठीक है, मंडी सहना ए मंडी कहलाती थी उस समय, और कपड़ों की मार्केट को सराय ए अदल कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा दैनिक वस्तुओं यानी दैनिक उपयोग में जो वस्तुएं होती उनके भी बाजार अलग रूप से स्थापित किए गए थे। इसी कारण जो अलाउद्दीन खिलजी है इसको बाजार व्यवस्था का यानी मार्केट सिस्टम का जनक कहा जाता है, या फाउंडर या मालिक कहा जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी सिकंदर के नाम पर, सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर, दूसरा सिकंदर। तो इससे पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार का इच्छुक था, यानी इसने साम्राज्य विस्तार में सबसे ज्यादा रुचि दिखाई। इसने कई प्रदेशों को जीता। ठीक है, यानी उत्तर भारत को जीत लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, तथा दक्षिण भारत को जीतने में इसकी सहायता किसने की थी? मलिक काफूर ने, जो इसका सेनापति बना था बाद में। ठीक है, अब देखिए साम्राज्य विस्तार से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी की बातें। इसने सबसे पहला अभियान चलाया था गुजरात विजय का, गुजरात विजय। ठीक है, अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार में सबसे पहला अभियान चलाया, यानी शासक बनने के बाद गुजरात विजय का अभियान चलाया। कब? 1298 में। ठीक है, 1298 में। और इसने अपने दो सेनापति नुसरत खां और उलूग खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। ठीक है, उस समय गुजरात में शासन कौन कर रहा था? कर्णदेव। ठीक है, राजा कर्णदेव या राय कर्णदेव, जो कौन से वंश का था? वाघेला वंश का। वाघेला वंश का शासक कौन? कर्णदेव वाघेला, जिसका नाम क्या? राजा कर्णदेव या राय कर्णदेव। इसका युद्ध हुआ राय कर्णदेव का किससे? नुसरत खां और उलूग खां, जो किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, इनका अहमदाबाद के नजदीक दोनों सेनाओं का आपस में युद्ध हुआ। दोबारा फिर से समझिए, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए 1298 में अपने दो सेनापति नुसरत खां और उलूग खां को भेजा। उस समय वाघेला वंश का शासक कर्णदेव या राय कर्णदेव शासन कर रहा था किस पर? गुजरात पर। और अहमदाबाद के निकट इन दोनों की सेना आपस में भिड़ी और इनका युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें राजा कर्णदेव हार जाता है और इसके पास एक सेनापति होता है, कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर। ठीक है, कर्णदेव का सेनापति कौन होता है? मलिक काफूर। इसको बंदी बना करके, यानी राजा कर्णदेव की हत्या कर देते हैं कौन? नुसरत खां और उलूग खां। और इसके सेनापति मलिक काफूर तथा राजा कर्णदेव की पत्नी कमला देवी को बंदी बना करके ले जाते हैं दिल्ली। ठीक है, इस कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है और मलिक काफूर को अपना सेनापति बना देता है। ठीक है, यानी मलिक काफूर जिसने सहायता की थी अलाउद्दीन खिलजी की किसमें? दक्षिण भारत के विजय अभियान में, यानी दक्षिण भारत को जीता था किसने? मलिक काफूर ने। ये कहां से मिला इसको? गुजरात विजय से। और ये मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर एक दास के रूप में था, यानी एक व्यापारी ने इसको बेचा था किसको? राजा कर्णदेव के एक दरबारी को। ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनार में
खरीदा था किसने? राजा कर्णदेव ने। ठीक है, राजा कर्णदेव ने 1000 दिनार में खरीदा था एक गुलाम के रूप में। किसको? मलिक काफूर को। इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, मलिक काफूर को बंदी बनाकर लेके आए थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। कहां पर? दिल्ली में, यानी अलाउद्दीन के दरबार में। और ये अलाउद्दीन राजा कर्णदेव की पत्नी कमला को तथा इस मलिक काफूर को अपना लक मानता था। ठीक है, अपना भाग्य मानता था। इसी कारण मलिक काफूर को इसने अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, ये मलिक काफूर क्या था? ये किन्नर था। ठीक है, ये एक हिजड़ा था और इसने, मलिक काफूर ने सबसे ज्यादा सहायता की या दक्षिण भारत के विजय को, जो सपना था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, ये पूरा किसने किया? मलिक काफूर ने। ठीक है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को। और जो जीत कर आया था कंप्लीट दक्षिण भारत को, आंध्र प्रदेश तक। ठीक है, आज के तेलंगाना तक जीत कर आया था मलिक काफूर। अब देखिए, गुजरात विजय के बाद इसने अभियान चलाया चित्तौड़ विजय का। चित्तौड़ विजय। ठीक है, चित्तौड़ विजय या मेवाड़ विजय। इस समय जो मेवाड़ का शासक था वो कौन था? राजा रतन सिंह, राजपूत राजा रतन सिंह, जिसकी एक मूवी भी निकली थी। कौन सी? इसकी पत्नी का नाम पद्मावती, पद्मिनी या पद्मावती, राजा रतन सिंह की पत्नी। इस पर एक मूवी निकली संजय लीला बंसाली की। कौन सी? पद्मावत। ठीक है, उसमें क्या दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को देखने के लिए राजा रतन सिंह से एक शर्त रखी थी। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी का रतन सिंह के साथ युद्ध हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि रतन सिंह के दरबार में एक कवि रहता था, कवि जिसकी इंसल्ट कर दी थी किसने? राजा रतन सिंह ने। और इस कवि ने, यानी कवि को, उस समय कवि या पोइट को किसी भी दरबार में, यानी सभी राजा कवियों को आसानी से रख लेते थे। ठीक है, राज दरबार में शरण मिल जाती थी आसानी से। किनको? कवियों को। तो ये राजा रतन सिंह का कवि, जिसकी इंसल्ट कर दी थी किसने? राजा रतन सिंह ने। ये कवि चला जाता है कहां पर? अलाउद्दीन के दरबार में। ठीक है, और ये अलाउद्दीन के दरबार में जाकर अपनी एक पोइट्री के माध्यम से बताता है कि इस जहान में, यानी एक विश्व सुंदरी है और वो आपके लायक है। कौन? पद्मावती। ठीक है, पद्मावती को बहुत सुंदर माना जाता है या विश्व सुंदरी माना जाता था उस समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चलता है उस कवि के माध्यम से कि कोई इतनी सुंदर लेडीज भी है, पद्मावती, कहां पर? चित्तौड़ में। ठीक है, तो इसने चित्तौड़ विजय को अपना सपना बना लिया, यानी पद्मावती को हासिल करना इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सपना बना लिया। ठीक है, तो इसने चित्तौड़ के बाहर, यानी उस समय जो चित्तौड़ का किला था राजा रतन सिंह का, उसके 7 गेट थे। ठीक है, 7 गेट थे और कोई भी आक्रमणकारी बाहर से आता तो उसको 7 गेट पार करने होते। ठीक है, यानी सभी सुविधाएं मौजूद थी किसमें? चित्तौड़ के किले में। ठीक है, इस चित्तौड़गढ़ के किले में सभी सुविधाएं थी और ये सावधानी से बनाया गया था किला और बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर था तथा इसके 7 गेट थे। कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आता उसको 7 गेट पार करने होते, यानी 7 गेट पार अलाउद्दीन से हुए नहीं। और इसने क्या किया? उस किले के बाहर घेरा डाल दिया, यानी जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे हम कहां पर रहेंगे? किले के बाहर। ठीक है, तो अलाउद्दीन ये चाहता था कि राजा रतन सिंह जल्दी से बाहर निकले, ताकि अगर ये यहां पर बैठा रहेगा तो जो दिल्ली का सिंहासन था वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसने यहां पर 3 महीने तक घेरा डाले रखा। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 3 महीनों तक चित्तौड़ के किले के बाहर बैठा रहा और जब तक राजा रतन सिंह बाहर नहीं आए। जब इसको पता चला कि ये राजा रतन सिंह बाहर नहीं आएगा और दिल्ली के सिंहासन पर कोई और आक्रमण कर देगा, तो इसने एक पत्र भेजा राजा रतन सिंह के दरबार में। उसमें कहा कि मैं आपकी पद्मावती को बस एक झलक के रूप में देखना चाहता हूं या केवल एक दृश्य देखना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने आप शांति प्रिय रूप से चला जाऊंगा। ठीक है, तो राजा रतन सिंह ने सोचा कि इतनी बड़ी सेना
जो बाहर बैठी हुई है किले के, इसका मुकाबला ज्यादा लंबे समय तक नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी अलाउद्दीन इसको हरा देगा और पद्मावती को ये ले जाएगा। यानी एक झलक में अगर ये शांति प्रिय से शांति रूप से जाता है, ठीक है, यानी पद्मावती की एक झलक देखकर अगर ये शांति से वापस चला जाता है तो इसमें कुछ नहीं जाता। ठीक है, जो राजा रतन सिंह का सेनापति था उसका नाम था गोरा। ठीक है, और इसके पुत्र का नाम था बादल। ठीक है, ये गोरा और बादल अलाउद्दीन के खिलाफ राजा रतन सिंह की सहायता कर रहे थे। यानी राजा रतन सिंह की तरफ से अगर युद्ध होता तो कौन लड़ता? गोरा और बादल। ठीक है, इन्होंने बताया, इस गोरा ने राजा रतन सिंह को बताया कि ये कोई ना कोई चाल है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, और आप इसमें फंस जाओगे। तो राजा रतन सिंह ने इसको अपने सेनापति गोरा को धमका दिया और कहा कि आप सेनापति हैं, बस सेनापति तक ही सीमित रहिए, राजकार्य में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो इस गोरा ने, यानी ये गोरा नाराज होकर इसका सेनापति इस सेनापति का पद छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, और राजा रतन सिंह अकेले रह जाते हैं। तब मान लो राजा रतन सिंह के पास जब ये पत्र आया तो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आप एक झलक देख सकते हैं। लेकिन राजपूतों में उस समय यानी राजघराने की औरत किसी अन्य व्यक्ति को अपने दर्शन नहीं देती थी, या अन्य व्यक्ति के सामने जाना उनकी मनाही थी, और एक मुस्लिम व्यक्ति उसके दर्शन करे सबसे बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो इसने राजा रतन सिंह ने वापिस इसके पास पत्र भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास कि जो रानी पद्मावती है वो साक्षात रूप में मानो कि बिल्कुल डायरेक्ट रूप से आपके सामने नहीं आएगी, वो आएगी एक तालाब के पास। ठीक है, एक तालाब के पास आएगी और आपको तालाब में प्रतिबिंब दिखेगा रानी पद्मावती का, उसको आप देखना और वापिस चले जाना। ठीक है, ये शर्त हुई इन दोनों की। जब इसका प्रतिबिंब देखा इसने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये शांति मान लो शांति से वापस चलने लगता है। और राजपूतों में एक रिवाज होती है, लगभग हिंदू धर्म में हर घर में ये रिवाज होती है कि कोई भी व्यक्ति मेहमान के रूप में अगर राज दरबार में आए तो उसको साथ छोड़कर जाना होता है। यानी वो जहां तक जाता है, बोलते हैं हम स्टैंड तक उसको हम साथ छोड़कर आते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में कोई भी मेहमान के रूप में व्यक्ति घर पर आता है, उसको छोड़ने के लिए हम स्टैंड तक जाते हैं। आजकल गाड़ियों में आते हैं, पहले लोग जाते थे स्टैंड तक छोड़ने में। तो ये राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को 7 दरबार पार करके बाहर छोड़ने चला जाता है, और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और ले जाता है कहां पर? दिल्ली में। फिर वापिस इसके पास पत्र भी जाता है, किसके पास? रानी पद्मावती के पास, कि या तो मेरी रानी बनने के लिए या मेरे से विवाह करने का जो पत्र है ये स्वीकार करें, या फिर राजा रतन सिंह को मार दिया जाएगा। ठीक है, फिर रानी पद्मावती इस जो गोरा था सेनापति, इसको मनाती है, और ये गोरा बादल 700 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर, यानी डोली में बैठकर सभी जाते हैं कहां पर? दिल्ली, अलाउद्दीन के दरबार में, और राजा रतन सिंह को लेकर आते हैं वापिस जिंदा। ठीक है, बाद में जब पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को, यानी षड्यंत्र के द्वारा वापिस ले जाया गया उसको, तो ये अलाउद्दीन खिलजी वापिस हमला कर देता है किस पर? राजा रतन सिंह पर। और हमले की खबर सुनकर ये पद्मावती जोहर प्रथा से अग्निकुंड में अपने आप को जला लेती है, या अपने आप के प्राण त्याग देती है। ठीक है, ये है कहानी अलाउद्दीन खिलजी की, जो बाकी मूवियों में है, मूवी में सीरियल में वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इसका जो वर्णन है पद्मावती के किस्से का और अलाउद्दीन का, वो मिलता है किसमें? पद्मावत नामक ग्रंथ में। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की कृति पद्मावत, जिसमें जिक्र मिलता है किसका? अलाउद्दीन का और पद्मावती का। ठीक है, अलाउद्दीन और पद्मावती के इस किस्से का वर्णन किसमें मिलता है? पद्मावत नामक ग्रंथ में, जो किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। और ये मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे? सूफी कवि। ठीक है, उस समय के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी कृति क्या है? पद्मावत। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पद्मावत के रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। अब आगे देखिए, साम्राज्य विस्तार में
अलाउद्दीन खिलजी के अन्य आक्रमण किन किन नक्षत्रों पर हुए? जैसलमेर विजय, रणथंभौर विजय, मालवा विजय, देवगिरी विजय। ठीक है, जैसलमेर विजय, रणथंभौर विजय, मालवा विजय, देवगिरी विजय। इसके अलावा अन्य कई दक्षिण भारत के क्षेत्र थे जिन पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने विजय प्राप्त की थी। यानी दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की थी सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के विजय अभियान में किसने? मलिक काफूर ने, जो क्या था? इसका सेनापति। ठीक है, ये हैं साम्राज्य विस्तार से संबंधित बातें अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी 1316 में। ठीक है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। किससे? त्वचा रोग से। त्वचा रोग से। ठीक है, त्वचा रोग जिसको बोलते हैं कोढ़। ठीक है, कोढ़ से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। यानी 1316 में जितने भी इसके विजय अभियान थे उनके कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी के एक चरम रोग हो जाता है जिसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं? कोढ़। और इसको अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप से घृणा होने लगती है। ठीक है, तो इसका जो सेनापति था कौन? मलिक काफूर। इसने इसको मुक्ति प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को कहा कि आप मेरे को मुक्ति दे दो। यानी अपने आप से घृणा होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर से आग्रह किया और मलिक काफूर ने इसको मुक्ति प्रदान की थी। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य यानी स्थापत्य कला से संबंधित बातें। सबसे पहला अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल। हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, ठीक है, अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, जमैयत खाना मस्जिद तथा सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो अलाई दरवाजा है अलाउद्दीन खिलजी की कृति, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। और ये अलाई दरवाजा इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहलाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं, या इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहलाता है क्या? अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा हजार खंबा महल, जमैयत खाना मस्जिद तथा सीरी के किले का निर्माण करवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में त्वचा रोग यानी कोढ़ से मृत्यु हो जाती है और इसका जो मकबरा है वो कहां पर है? कुतुब मीनार के पास। ठीक है, कुतुब मीनार के पास अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। और जो अलाई दरवाजा है यानी जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार के पास यानी नीचे एक दरवाजे का निर्माण करवाया गया है जिसको क्या बोलते हैं? अलाई दरवाजा। ठीक है, इस अलाई दरवाजे से चढ़ करके यानी कोई भी व्यक्ति जब राज कार्य के खिलाफ कोई कार्य करता और उसको सजा देनी होती तो इस अलाई दरवाजे के सहारे यानी सीढ़ियों से कुतुब मीनार पर चढ़कर अलाउद्दीन खिलजी का कोई व्यक्ति उस पर पत्थर मार के हत्या कर देता। ठीक है, यानी पापों की राजधानी, अलाउद्दीन की पापों की राजधानी किसको कहा जाता है? कुतुब मीनार को। ठीक है, जब कोई व्यक्ति यानी अलाउद्दीन के शासन में, साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति
राजकार्य के खिलाफ अगर कोई कार्य करता और अलाउद्दीन उसको सजा देता तो कहां पर मिलती? कुतुब मीनार पर चढ़कर इसका कोई व्यक्ति उसको पत्थर से मार देता था, ऊपर से फेंककर। इस कारण कुतुब मीनार को पापों की राजधानी कहा जाता है, किसकी? अलाउद्दीन की। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 में इसका पुत्र मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, ठीक है, इसका कंप्लीट नाम क्या होता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये गद्दी पर बैठता है दिल्ली की। ठीक है, इसने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था, इसने स्वयं को खलीफा मान लिया था, यानी ये अयोग्य और पागल शासक था। कौन? मुबारक खिलजी। ठीक है, जहां अलाउद्दीन खिलजी खलीफा में विश्वास ही नहीं करता था और इस्लाम धर्म के अनुरूप अपना शासन नहीं चलाता था, इसके बावजूद अगले शासक यानी मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। ठीक है, जिस कारण ये जो मुबारक खिलजी है इसको नगन औरत और नगन पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, मुबारक खिलजी को नगन औरत और नगन पुरुष की संगत पसंद थी। ये कई बार स्वयं भी नगन होकर दरबार में दौड़ने लगता था और कई बार औरतों के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाता था। इस कारण इसी के सेनापति ने 1320 में खुसरो खां, ठीक है, खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या करके अपने आप को शासक बना लिया। ठीक है, मुबारक खिलजी को 1320 में खुसरो खां ने मार दिया और स्वयं शासक बन गया। ये खुसरो खां अपने आप को पैगंबर यानी भगवान का सेनापति मानता था। ठीक है, भगवान के सेनापति की उपाधि धारण की किसने? खुसरो खां ने। इस खुसरो खां को तुगलक वंश के शासक ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 में मार दिया। ठीक है, 1320 में ही खुसरो खां को ग्यासुद्दीन तुगलक ने मार दिया और दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश की स्थापना की, तुगलक वंश की। नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश को कंप्लीट समझेंगे।